नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। आजमगढ़ रामपुर में उपचुनाव की मतगणना बदस्तूर जारी है। दोनों सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बना रखी है। रामपुर में बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी आगे चल रहे हैं, तो वहीं आजमगढ़ में निरहुआ धर्मेंद्र यादव में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर आजमगढ़ में निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में कांटे की टक्कर है, तो वहीं रामपुर की अगर बात की जाए तो घनश्याम लोधी बहुत आगे चल रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। हमारे साथ में आजमगढ़ से अतुल जुड़े हुए हैं, साथ में रामपुर का रुख करेंगे। सुरेश हमारे साथ में मौजूद हैं, तो वहीं लखनऊ से अनूप मौजूद है। अनूप से समीकरण समझने की कोशिश होगी। आजमगढ़ का रुख करते हैं। आजमगढ़ जहां पर निरहुआ पिछली बार हार गए थे अखिलेश यादव से, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव और निरहुआ के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अतुल, ककूर और सभी कभी साइकिल दौड़ रही है, तो कभी का फुल खेल रहा है, कभी हाथी और इस वक्त मौजूदा हालत यह है कि 22 राउंड काउंटिंग हो चुकी है। 22 राउंड काउंटिंग में दिनेश लाल यादव निरहू भाजपा के जो प्रत्याशी है वो 2000 लगभग वोटों से आगे चल रहे हैं। लगभग 2000 वोटों से आगे चल रहे हैं और ये बेहद कांटे की टक्कर है जो कभी भी चेंज हो सकती है। रामपुर का रुख करते हैं। रामपुर से हमारे साथ में सुरेश जुड़े हुए हैं। सुरेश, सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी, देखिए आसिम रजा ने पहले ही इस बात का अंदेशा जताया था कि बीजेपी प्रत्याशी को जिताया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से रामपुर के बूथों पर मक्खियां भिन भिना रही थी, वो इस तरफ इशारा था कि बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, और वैसा ही कुछ नजारा नजर भी आ रहा है। ये पूजा जी मैं बता दूं, रामपुर में इस समय जो है लगभग अभी 50,000 वोटों की गिनती बाकी है और लगभग ये समझ लीजिए 20,000 के समथिंग वोटों से बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी आगे चल रहे हैं। जिस तरीके से आसिम राजा समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने आरोप लगाया था, और कहीं ना कहीं एक देखने को मिला कि उन्होंने जो आरोप लगाया था कि जिस तरीके से प्रशासन उन पर दबाव बना रहा है, तो उनका ये कहना था, आज भी अभी उन्होंने यही कहा कि जो प्रशासन है हमारे पर दबाव बना रहा है। चलिए अनूप का रुख करते हैं। लखनऊ से अनूप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनूप, ग्राउंड जीरो पर जैसी हलचल देखने को मिल रही है उससे ये तो साफ है कि जनता ने इस बार अपना मन बदला है, या ये माना जाए कि जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिला उसका असर है ये? देखिए, दोनों पूजा सही कह सकती है कि दोनों सीटों की बात करें तो पहले रामपुर की बात करें। रामपुर जो सीट है वो आजम खां की लगभग मैं देख रहा था कि 2014 की बात करें जब मोदी मैजिक चलता था, या फिर 2019 की बात करें तब भी मोदी मैजिक था, तब भी रामपुर के जो सीट थी वो आजम खां के पाले में जाती थी। रामपुर का एक बेस वोट वहां पर आजम खां को जो उनके नजदीकी वोट मिलते थे, लेकिन इस बार कुछ तस्वीर बदली हुई है। क्या कारण रहा है? क्या आजम खां पर इतने सारे मुकदमे लगे, आजम खां इतने दिन जेल में रहे? क्या वो जो आरोप हैं वो कहीं न कहीं आज जनता समझ चुकी है? जिस तरीके से जो घनश्याम लोधी हैं, समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो करीब 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जो चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है उसके जानकारी उसके माध्यम से मिल रही है। तो अब अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल दूसरा कारण यह भी हो सकता है पूजा, घनश्याम लोधी एक दिन था जो आजम खां के दाहिने हाथ कहे जाते थे, यानी जो आजम खां की जो वोट से लगा के चुनाव से जो लड़ते थे उसको लेकर पूरी रूपरेखा तैयार करना सब घनश्याम लोधी करते थे। लेकिन 2022 का जब चुनाव हुआ उसके पहले कुछ नाराजगी जाहिर की और समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो घनश्याम लोधी शामिल हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी चूंकि वहां पर समझती है कि कांटे की टक्कर रामपुर में थी, इस वजह से उनको जो घनश्याम लोधी को वहां पर प्रत्याशी बनाया। घनश्याम लोधी की अच्छी एक फील्ड थी, वहां पर लोगों में एक अच्छी पकड़ थी, क्योंकि ओबीसी बाहुल्य क्षेत्र है। निश्चित रूप से वो मुझे लगता है वो बीजेपी को फायदा मिला है। अब उधर जो आजमगढ़ की ओर बात करें, आजमगढ़ वो भी सीट समाजवादी पार्टी के पाले में जाती थी, चाहे वो मुलायम सिंह यादव वहां पर जीत करके आए, अखिलेश यादव भी वहां पर
जीत करके आए, लेकिन इस बार समीकरण और ये भी कह सकते हैं अनूप कि इस बार अखिलेश यादव एक भी बार प्रचार करने नहीं गए, इसका भी इम्पैक्ट ग्राउंड पर नजर आया है। बिल्कुल पूजा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नजर आया है। दूसरा तीसरा कारण मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वहां पर मायावती ने कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ा है। मायावती की जो कोशिश थी कि वो समाजवादी पार्टी किसी प्रकार से वहां आजमगढ़ से हारे, भले ही कोई भी वहां पर जीत जाए, और इसी वजह से वहां पर गुड्डू जमाली को उतारा था। गुड्डू जमाली एक वहां पर जो अपनी पकड़, अच्छी पकड़ बनाए हैं, और जिस तरीके से आयोग के नतीजे आ रहे हैं, काफी बड़ी तादाद में गुड्डू जमाली को वहां पर वोट मिले हैं। तो उसका भी कारण है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हैं वो करीब 5000 वोटों से इस समय पीछे चल रहे हैं, जो चुनाव आयोग का जो आंकड़ा कह रहा, जो वेबसाइट कह रही है। तो एक आंकड़ा लंबा है, हालांकि अभी वोटों की जो गिनती है वो चालू अभी चल रही है। कोई आगे कभी हो जा रहे हैं, कभी पीछे हो जा रहे हैं, लेकिन रामपुर आजमगढ़ में जो कांटे की टक्कर चल रही है, ऐसे में अभी ये आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी उपचुनाव को लेकर अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। आजमगढ़ में बीजेपी के निरहुआ 5000 वोटों से आगे चल रहे हैं। रामपुर में बीजेपी के घनश्याम लोधी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। आजमगढ़ में निरहुआ धर्मेंद्र के बीच में कांटे की टक्कर है, जिसका जिक्र अनूप भी लगातार कर रहे हैं। कौन आगे कौन पीछे, लगातार इसी तरह की कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। गुड्डू जमाली ने खेल बिगाड़ा है और वो बिगड़ता हुआ खेल आजमगढ़ की जमीन पर देखने को भी मिल रहा है और नजर भी आ रहा है। चलिए आजमगढ़ का रुख करते हैं। अतुल जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अतुल, आजमगढ़ का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि कांटे की टक्कर निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच में। निरहुआ दोबारा चुनावी रण में हैं, दूसरी तरफ धर्मेंद्र यादव जो कि चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, लेकिन उसके बावजूद ग्राउंड पर अखिलेश यादव का ना आना, इसने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है? जी बिल्कुल सही कहा पूजा जी आपने कि ग्राउंड जीरो पे अखिलेश यादव का प्रचार न करना, ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को शिकस्त दे रहा है। और रही बात गुड्डू जमाली जितना ज्यादा वोट लड़े हैं उतना ज्यादा निरहू का फायदा हुआ है। हम लोगों ने शुरू से ही आंकड़ा लगाया था कि गुड्डू जमाली जितना ज्यादा बसपा जितना लड़ेगी उतना जो है बीजेपी का फायदा होगा। वो चीजें हमें देखने में मिल रहा है। अभी ताजा आपको बता दें कि 7200 से दिनेश लाल यादव निरहू आगे चल रहे हैं। 7000 वोटों का आंकड़ा अतुल बता रहे हैं। अभी हमने आपको 5000 की अपडेट दी थी। देखिए मिनट में समीकरण बदल रहे हैं। ग्राउंड पर कांटे की टक्कर बढ़ती जा रही है और धर्मेंद्र यादव पीछे छूटते जा रहे हैं, निरहुआ उस पे आगे जाते जा रहे हैं। गुड्डू जमाली को लगभग कितने वोट मिले हैं अतुल? गुड्डू जमाली को मिले हैं लगभग 1,40,000 के लगभग। 1,40,000 के लगभग वोट गुड्डू जमाली ने अर्जित कर लिए हैं। अनूप, किस तरीके से इसको देखते हैं? गुड्डू जमाली जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अतुल भी कह रहे हैं कि ग्राउंड पर हमने पहले कयास लगाया था कि गुड्डू जमाली जितने ज्यादा चुनाव लड़ने में उग्रता दिखाएंगे उतना ही ज्यादा बीजेपी को फायदा होगा। 1,28,000 अमरावती 810। अनूप, हाँ पूजा, मैं कह रहा था कि जिस तरीके से लगातार हम लोग आंकड़ों की बात कर रहे थे, वहां के समीकरणों की बात कर रहे थे, जिस तरीके से हालांकि ये दूसरी बार निरहुआ वहां से लड़ रहे हैं। निरहुआ भले ही इस पिछले जो चुनाव में हार गए थे, लेकिन उस पिच को जरूर समझ लिया था जिस तरीके से पिछले चुनाव में दिनेश लाल निरहुआ हारे थे। कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी का जो भूपेश वोट था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और वहां पर जो खेल हुआ है वो सबसे बड़ा है कि समाजवादी पार्टी की जो बड़े नेता थे, अखिलेश यादव की बात भी हम लोग कर रहे थे, वो वहां नहीं पहुंचे, और भी जो तमाम जो नेता थे वो वहां नहीं पहुंचे। उसके पहले चुनाव से पहले आपको याद होगा जब सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने अखिलेश यादव को एक बार उनको चेतावनी दी थी ओम प्रकाश राजभर की घर से बाहर निकले, क्योंकि पूर्वांचल के समीकरण लमसम बिगड़ रहे थे। वहां पर शायद मुझे लगता है वो संदेश उनके लिए बहुत ही मायने था कि घर से बाहर निकलो, नहीं तो 2024 के आंकड़े गड़बड़ा सकते हैं। ये दो जो उपचुनाव हो रहा है इसका ये नतीजा है मुझे लगता। तो ये अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा, अगर 2024 की लड़ाई में आना है तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, नहीं तो इसी प्रकार से मुझे लगता है नतीजे होंगे। वहां त्रिकोणी जो श्रृंखला जो एक समीकरण बदले, वो गुड्डू जमाली ने वहां पर खेल बिगाड़ा। मायावती के एक मंशा थी बिल्कुल, और इसको कहीं ना कहीं सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था 2024 के, कि अगर इन दोनों सीटों में यानी कि जो भाजपा का
भाजपा के लिए उम्मीद के जैसा था और सपा का गढ़ कहा जाता था। अगर उसमें बीजेपी सेंध लगा लेती है तो आगे की राह उतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही लोगों का हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए फटाफट अंदाज में खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को देर शाम श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ के पूजन अर्चन करते हुए पूरे धाम का निरीक्षण किया। अन्न क्षेत्र गए, जहां पर श्रद्धालुओं की प्रसाद व्यवस्था भी की जा रही है। मुख्यमंत्री करीबन 9 बजे विश्वनाथ धाम के मुख्य प्रवेश द्वार से होते हुए मंदिर परिसर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री विभिन्न भवनों का निरीक्षण करते हुए घाटों तक गए, जहां पर उन्होंने घाट की सफाई से लेकर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या, उनके लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जुटाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की आज इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। मिली सीएम योगी वाराणसी से लखनऊ जा रहे थे। इसी दौरान हेलीकॉप्टर से पक्षी टकरा गया। ऐसे में पायलट ने एहतियातन तौर पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ सहित हेलीकॉप्टर में मौजूद पूरा क्रू स्टाफ पूरी तरीके से सुरक्षित है। गाजियाबाद के लोनी विधानसभा क्षेत्र में विधायक नंदकिशोर गुर्जर का एक बार फिर से विवादित बोल सामने आया। नंदकिशोर गुर्जर ने साफ तौर पर कहा है कि अब लोनी इलाके में मांस की बिक्री नहीं होगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कोई मांस बिक्री करते पाया गया या करवाते पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, लोनी विधायक पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं। फतेहपुर के मलवा ब्लॉक के क्षेत्र में यूपी सरकार के राज्य मंत्री महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार प्रतिभा शुक्ला ने जागृति महिला पेड़ा लघु उद्योग पुष्टाहार निर्माण का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों का भी निरीक्षण किया है। इस मौके पर उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र 8 बजे से लेकर 12 बजे तक खुले जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर लापरवाही हुई तो इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर के महिवा मंडी में अवैध अतिक्रमण के कारण जाम की समस्या लगातार बनी हुई है। इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव महिवा मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों के साथ एक बैठक करी। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एक सप्ताह के अंदर जो भी व्यापारी वर्ग अपनी दुकानों के आगे अवैध शेड या फिर अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं उन्हें हटा लें, नहीं तो एक सप्ताह के बाद अवैध अतिक्रमण को हटवा दिया जाएगा। चित्रकूट के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2 ट्रकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं खलासी गंभीर तौर पर घायल हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा के कमलानगर थाना क्षेत्र में सादाबाद के विधायक की स्कॉर्पियो चोरी हो गई, जिसके बाद देर रात आगरा के सीएमओ के कैंप कार्यालय में चोर ने वाहन चोरी करने और लॉक तोड़ने की कोशिश की, तो वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। देवरिया के खुंखुद थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम की ट्रक की चपेट में आकर मौत हो गई। गुस्साई भीड़ ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। फर्रुखाबाद में मेरापुर थाना क्षेत्र में फायरिंग के दौरान पुत्र को बचाने के लिए सामने आई वृद्ध महिला के पैर में गोली लग गई। पीड़ित परिवार का गांव के ही एक दबंग युवक के साथ 2 बीघा जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। एटा में डीएम के आदेश पर सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव के घर पर तीसरे दिन भी कुर्की की कार्रवाई जारी रही। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। फर्रुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र में देर रात सीएमएस के साथ लोहिया अस्पताल में हुई मारपीट से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही कई डॉक्टर और पुलिस बल लोहिया अस्पताल पहुंचे। सीएमएस ने डीएम और एसपी को मामले में अवगत कराने के बाद प्रार्थना पत्र दे दिया। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में भूमि विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में एक युवक की मौत हो गई, तो वहीं आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गाजियाबाद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और उसके अवैध व्यापार के खिलाफ आज अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश शासन की ओर से सभी जिलों की शराब के ठेके सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं।
कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों से अज्ञात बाइक सवार 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ऑफिस से घर जाते समय बदमाशों ने कर्मचारी से अंगूठी, चेन, नकदी समेत लाखों रुपए लूट लिए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्विमिंग पूल शुरू हो गया है, जिसमें खेल विभाग तैराकी सिखा रहा है। स्विमिंग करने वाले खिलाड़ी और नए बच्चे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम गोलापार में तैराकी सीखना चाहते हैं तो वो भी जिला खेल कार्यालय से रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर तैराकी सीखने के लिए आवेदन कर सकते हैं। रुड़की में चलती कार में 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। पुलिस ने एक नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र में घर से खेत पर पानी चलाने गए युवक का गोली लगा शव मिला है। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू करी। एटा के शांतिनगर क्षेत्र में विद्युत कर्मियों पर हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। विद्युत चेकिंग के दौरान बिजली कर्मियों की ओर से लाइन काटने के पर विवाद हुआ है। बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों ने मंदिर के शिवलिंग को ईंट पत्थर से क्षतिग्रस्त कर दिया। मंदिर से नंदी जी की मूर्ति को गायब कर दिया गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस तफ्तीश में जुटी है। कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर कानपुर से मध्य प्रदेश जा रही बस और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में सभी यात्री बाल बच गए हैं। तो वहीं ट्रैक्टर चालक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदायूं के फैजगंज थाना क्षेत्र में घर के अंदर दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। अलग अलग कमरों में दोनों के शव मिले, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू करी। गाजियाबाद में 13 साल की बच्ची के परिजन अपनी बच्ची की मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस दौरान उन्हें 5 महीने से ज्यादा जेल में भी रहना पड़ा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।